सो वी आर बैक। जो हमने कल लेग्स की एक्सरसाइज करी थी उसमें मेरे क्वाड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुए थे कल से इसी स्क्वाट्स के बाद, और आज काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसी एक्सरसाइज को हर 4 दिन में कंटिन्यू करूँगा तो मसल जो है वो हर बार डैमेज होगी, और हर बार प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से वो बढ़ती जाएगी एक दूसरे के ऊपर। तो अगर किसी को पता नहीं है कि मसल की साइंस काम कैसे करती है, फिर मसल के पीछे साइंस होती क्या है, तो इन द लेमैन टर्म्स हम लोग ये कह सकते हैं कि मानते हैं कि आपके पास एक रोड है, आपकी मसल्स एक रोड की तरह होती है। अगर आप उस पर मेहनत करके गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदने का मेरा सेंस है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, वो एक एक्सरसाइज की तरह होता है। मसल डैमेज होती है गड्ढा खोदने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से। अब अगर इसके ऊपर हम लोग एक नई गड्ढा खोदने के बाद अगर हम लोग एक नई सीमेंट की परत लगाते हैं और जो गड्ढा था वो भर जाता है, नई सीमेंट की परत तक जाती है, तो पहले वाली मसल और नई वाली मसल के ऊपर एक बॉन्ड बहुत मजबूत बनता है। सेम चीज़ अगर हम लोग फिर से गड्ढे करें, इसके अंदर फिर से नई परत बनती है, फिर गड्ढे करेंगे, फिर नई परत बनती है। तो जैसे जैसे परत बनती जाती है एक दूसरे के ऊपर, वैसे वैसे मसल ग्रोथ होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मसल ग्रोथ। ओके, सो आज हम लोग करेंगे चेस्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो शोल्डर्स करे थे उसकी वजह से हमारे शोल्डर में रोटेटिंग करते समय थोड़ी सी इंजरी हुई थी। मैं कह सकता हूँ कि अगर इंजरी का ग्राफ पीक, मतलब एक साइन की तरह होता है, साइन ग्राफ की तरह होता है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द होता है वो आ जाए। खैर, सेम रोज की तरह 2 चम्मच कॉफ़ी और 2 केले, और मॉर्निंग में 5 बजे जिम। सेम यही रूटीन रखेंगे जब तक हम लोगों को विजिबल रिजल्ट्स नहीं मिलते, और अपने कार्ब्स का इंटेक हाईएस्ट, प्रोटीन का इंटेक हाईएस्ट, और देखते हैं कि हम लोग अपनी बॉडी को कहाँ तक ले जा सकते हैं। सो इसमें एक पॉइंट ऐड होता है कि हम लोग चेस्ट, जिस दिन हमारा चेस्ट होता है उस दिन हम लोग वार्म अप कैसे करें। मतलब कई लोग बोलते हैं कि हम लोगों को पुशअप्स करके वार्म अप करना चाहिए, कई लोग बोलते हैं हम लोग को डायरेक्टली एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, या फिर कई लोग बोलते हैं हम लोग को एक वार्म अप सेट लगाना चाहिए। और जो इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं और जो इसके ऊपर काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, मैंने जब उनके वीडियो देखे, एनालिसिस किए, तो उन्होंने बोला कि जो हमारी चेस्ट होती है, मेजरली इसको पुश करते समय, क्योंकि ये पुश वाली मसल है, तो इसको पुश करते समय हमारे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग शोल्डर को आइसोलेट नहीं कर सकते, हम लोग चेस्ट को आइसोलेट नहीं कर सकते अनलेस हमारे शोल्डर उसमें एंगेज हो। तो चेस्ट और शोल्डर हमेशा एंगेज होंगे साथ में अगर हम लोग चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। खैर, तो जब हम लोगों की चेस्ट का डे होता है, जैसे कि आज हमारा चेस्ट का डे है, तो मैं आज क्या ट्राई करूँगा, एक्चुअली ट्राई नहीं करूँगा, मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ इसको, कि नॉर्मली मैं चेस्ट को वार्म अप करने के साथ साथ मैं शोल्डर्स को भी वार्म अप करता हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लटक के रिवर्स पुलअप्स लगाएं, जो कि मेरे को लगता है सबसे घटिया चीज़ है जिम में करने के लिए। पता नहीं क्यों जिम ट्रेनर्स बोलते हैं कि आप रिवर्स साइड के पुलअप्स लगाइए, और एक वो एक्सरसाइज होती है रिवर्स वाली लैट पुल डाउन। मसल्स तो सेम इन्वॉल्व हो रही हैं, तो रिवर्स करने में क्या मतलब निकलता है। खैर, आपके शोल्डर्स को अच्छी तरीके से वार्म अप हो जाना चाहिए अगर आप चेस्ट वर्कआउट करने वाले हैं तो। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि एक केबल लेता हूँ और इसको अपने शोल्डर से लेकर अपने हैंड को 90 डिग्री पे लगाता हूँ। जैसे कि ये मान लिया 90 डिग्री, हैंड पूरा नीचे 90 डिग्री, 90 डिग्री एल बनाता हूँ एक तरीके से। और एल बनने के बाद मैं केबल को
सिर्फ 5 kg बाहर की तरफ एक्सटेंड करता हूँ और उल्टा खड़े होकर फिर अंदर की तरफ एक्सटेंड करता हूँ। सेम चीज़ ऊपर शोल्डर की हाइट पे लगा के पीछे की तरफ एक्सटेंड और फिर उल्टा घूम के आगे की तरफ एक्सटेंड। इससे शोल्डर के जो रोटेटर्स होते हैं, रोटेटर्स कफ बोलते हैं उस हड्डी को जो हमारे शोल्डर्स को रोटेट करती है, वो अच्छी तरीके से उसके अराउंड जो मसल होती है वो वार्म अप हो जाता है। उसकी वजह से इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप बेवकूफ़ी नहीं करते तो, जैसे मैंने लास्ट टाइम करी थी। लास्ट टाइम मैंने शायद ईगो लिफ्टिंग करी थी और 35 किलो पे चला गया था। खैर, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे स्मिथ मशीन इंक्लाइन रॉड से। हम लोग वेट लगाएंगे उसके ऊपर 30 किलो का। स्टार्ट में 25 किलो लगाएंगे और फिर 30, देन देखते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे चेस्ट के लिए एक स्ट्रेचिंग जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइज, केबल फ्लाइज। ये हमारे टोटल मिला के 6 सेट हो जाएंगे। और फिर हम लोग फिर शोल्डर के लिए करेंगे जिसमें OH भी रहेगा, यानी कि ओवरहेड प्रेस, और उसके बाद एक फ्लाई रहेगी। तो आज हम लोग फ्लाई डंबल से भी लगा सकते हैं। खैर, हम लोग देखते हैं। तो मैं इस कॉफ़ी को फिनिश करता हूँ, मैं अपने 2 केले खाता हूँ और प्री वर्कआउट की अगर मुझे नीड हुई तो मैं प्री वर्कआउट लेके डायरेक्ट मिलता हूँ आपसे जिम में। ओके, चलिए वार्म अप सेट 22.5 kg। चेस्ट को अच्छी तरीके से वार्म अप कर रहे हैं और फिर मूव ऑन करेंगे to our main slow nature fast। ओके, वार्म सेट के 3 मिनट के बाद हम रेडी हैं अपना पहला सेट लगाने के लिए। हम लोग यूजुअल की तरह 25-30 से फिर उससे ज़्यादा नहीं करने वाले आज हम लोग 30 kg पे ही स्टार्ट करेंगे और देखते हैं अगर हमारे स्टेबल 6 से 8 रैप आ सकते हैं तो हम उसको बढ़ाकर 35 kg करेंगे। स्टार्ट 1 1 रेस्टेड वेल एनफ। तो अब करेंगे 30 से ही सेकेंड सेट और इस बार ट्राई करेंगे कि चेस्ट को एकदम स्ट्रेच करने का। ओके, शोल्डर्स बैक, चेस्ट अप, बिग ब्रेथ एंड स्टार्ट।
Oh, oh. Legs up, shoulders back. Big breath. And here we go. More, one more. Come on. Right. Whoa. Go. Okay, 30 kg. Bring on. बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये है, ये दोनों एक्सरसाइज बस। लास्ट स्टेप 35 kg। कितना बड़ा है बेटा? कितना बड़ा है? 10 ही ले ले। एक ही रखना।
Okay, moving on. 25 kgs OHP, slow and steady. Oh, come on, horse. Slowly. Up. Okay, moving on to 30 kgs. Same. Faster, slow bottom. Faster, slow bottom. Nice. Come on. Come on. Okay, last set. Same 30 kgs. इस बार 35 नहीं 35 kg नहीं जा रहा ना. लास्ट टाइम क्या हुआ था पता है. Okay, let's fucking go. Come on. Okay, moving on to 7.5 lateral raise.
Oh, oh my god. Final set 7.5 kgs. Oh, all right. I get it. Now, let's go. Oh, okay. Let's see. Okay. So, for the finale. एंड वी आर बैक एट होम. तो आज हम लोगों ने करी चेस्ट की एक्सरसाइजेस. और इवन दो कि मुझे स्लाइट पेन था मेरे राइट वाले शोल्डर में, मुझे पूरी एक्सरसाइज में एक बार भी फील नहीं हुआ कि मेरे राइट शोल्डर में माइनर इंजरी है. अब इसको कह सकते हैं कि मेरा जो वार्म अप किया था मैंने केबल स्टेशन पे, ये वाली चीज़ एंड ऑल, उसकी वजह से शायद मेरे मसल्स अराउंड माई रोटेटर कफ इतनी वार्म अप हो चुकी थी कि मुझे कोई भी पेन महसूस नहीं हुआ. इवन दो जब मैं शोल्डर कर रहा था ओवर हेड प्रेस OHP, तब मैं 30 kg ईजीली उठा पा रहा था. जब मैं ट्राई कर रहा था इवन स्क्वीजिंग ऑल द वे डाउन. खैर, एक
मेरे मन में क्वेश्चन था बहुत पहले की बात है ये, कि हम लोगों को अ, कितना टाइम देना चाहिए जिम के अंदर। तो काफ़ी मैंने इसके ऊपर वीडियोस वगैरह देखे हैं, काफ़ी मैंने लोगों से बातचीत करी है। खैर, लोगों से बातचीत करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर बंदा, हर इंसान एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस लेता है जिम के अंदर। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया ये था कि अगर आपकी एक्सरसाइज एक सर्टेन टाइम में ख़त्म हो रही है, अब चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे आप 45 मिनट में ख़त्म कर रहे हो, अब चाहे 1.5 घंटे में ख़त्म कर रहे हो, चाहे 2 घंटा ले रहे हो, अगर आपके जो गोल था मन में करने का, अगर वो चीज़ कंप्लीट हो रही है उस टाइम में, तो आपके लिए बेस्ट है। कोई ज़रूरत नहीं है कि अच्छा 1 घंटा हो गया चलो भाई घर चलते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर 2 घंटा हो गया, या फिर 1 घंटा पास हो गया, अब क्या करें, 1 घंटा और करना है जिम के अंदर। तो ये बात नहीं है। अगर आपकी एक्सरसाइजेज जो अपने मन में ठानी थी कि आज करनी है, वो चीज़ हो जाती है, जाइए कर वापस। और एक चीज़ इसमें ये निकल के आती है कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मान लो हम एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर 12th के स्टूडेंट हो तो हम लोग आईआईटी जेई, या फिर हम लोग नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई और लॉ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कोई सीए की तैयारी कर रहा है, तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर होके जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छे से सिलेबस देखते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, डेली रिवीजन वगैरह करते हैं जस्ट एग्ज़ाम से पहले, और फिर एग्ज़ाम देते हैं। अगर इसको हम लोग सेम चीज़ को विदाउट एनी टेंशन हम लोग जिम के अंदर अप्लाई करते हैं, तो हमें एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स मिलने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है हमारी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कि आज जैसे कि हमने चेस्ट करी है, चेस्ट एंड शोल्डर्स, अगर मुझे पता ही नहीं है भाई कि मतलब मेरे मन में कुछ है ही नहीं ऐसा कि मैं आज क्या करूँ चेस्ट और शोल्डर्स के अंदर, मैं बस जिम चले जाऊँ फिर सोचूंगी क्या करूँ, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहेगी उस लेवल ऑफ एफर्ट को डालने के लिए। तो इसीलिए अगर हम पहले से सोच के जाते हैं कि जैसे कि मैं आज सोच के गया कि आज मुझे सबसे पहले करनी है इंक्लाइन स्पिथ मशीन पे प्रेसेस, देन वी विल डू द cable station, then we will do the OHV for shoulders and then lateral raises। ये मैं सोच लिया, तो मैं पहले से प्रिपेयर करके माइंड में रखा हुआ हूँ, और मेरे को ज़्यादा जिम के अंदर सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे वो चीज़ करनी है। सेम चीज़ जो लाइफ में अप्लाई होती है, सेम चीज़ जिम में अप्लाई होती है, इतना कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके अलावा एक चीज़ जब मैं पिछले 6 या 7 महीने से ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ कि मैं जब जब जो एक्सरसाइज करता हूँ, जो सेट लगाता हूँ, उसके अंदर मैंने कितना वेट लगाया, मैंने कितने रेप्स लगाए, या फिर मैंने कितना टाइम तक रेप्स लगाए, मतलब उसको टाइम अंडर टेंशन टेक्निक कहते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मैं थोड़ी देर में बताऊँगा उसको। तो मैं उस चीज़ को नोट पैड पर नोट कर लेता था फ़ोन के अंदर, ताकि मेरे मन में हो कि मैंने लास्ट टाइम ये एक्सरसाइज करी थी, इस सेट में मैंने इतना वेट लगाया था, तो अब मुझे याद रहेगा भाई मैंने पहले 25 किलो लगाया था, अब मुझे 25 किलो से ही स्टार्ट करना है, फिर 25 से आगे बढ़ाना है, ये मेरे को याद रहेगा। पहले क्या होता था, जब मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करता था, बस मन में आता था जो करता था, कंफ्यूज हो जाता था। मान लो पहले मैंने बेंच प्रेस करी, मैंने 1 हफ्ते पहले बेंच प्रेस करी 25 किलो मैक्सिमम वेट से, अगले हफ्ते मेरे को ऐसा याद ही नहीं रहता था मैंने 25 किलो किया, सोचता था अच्छा मैंने मतलब 22 या फिर 27 किलो के आसपास कुछ तो किया होगा, ऐसे याद रहता था। इसमें मेमोरी की कोई बात नहीं है। जब मैंने इसको नोटपैड पे नोट करना स्टार्ट किया, फ़ोन के अंदर जो नोटपैड होता है, मैं लिख दी डेट के नीचे मैंने लिख दिया पहली एक्सरसाइज कौन सी है, दैट इज़ बेंच प्रेस। देन मैंने लिखा उसका वेट डॉट कितना टाइम तक मैंने उसको किया, या फिर कितने रेप्स निकाले मैंने। उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट दिखी है अपने अंदर। अगर आप सोचो कि आप आज 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, और 2 या 3 दिन बाद आप सेम टाइम में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, या फिर अगर आप किसी आईटी इंडस्ट्री में हो, तो मान लो कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, और उस प्रोग्राम को लिखने में आपको लग रहे हैं 1.5 से 2 घंटा, सेम काम अगर आप 2 या 3 दिन बाद दोबारा करोगे, आपको लग रहा है 1 घंटा। ये चीज़ लाइफ में जैसे होती है वैसे ही जिम के अंदर फॉलो होती है। तो एक ये बात थी, और एक और बात थी मेरे अंदर, मेरे को आज बात करनी थी इसके बारे में कि हम लोग अगर जिम में जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं। सबसे पहले
मैं भी यही सोचता था कि मुझे बॉडी बनानी है, मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, लेकिन पर्पस क्या है, क्यों बनानी है हमें बॉडी? किसी का पर्पस हो सकता है कि उसकी उम्र बढ़ रही है, उसको बॉडी बनानी है। किसी का पर्पस हो सकता है कि उसको अटेंशन ग्रैब करनी है लोगों की, या फिर उसको इस फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग फील्ड में आना है, या फिर उसको इन्फ्लुएंसर बनना है। किसी का ऑप्शन हो सकता है कि उसको वुमेन से अट्रैक्शन चाहिए, मतलब बहुत सारी लड़कियां फॉलोअर होनी चाहिए उसकी। किसी का होता है कि उसको एक हेल्थ के लिए उसको जिम आना है, मतलब वो अपनी हेल्थ मेंटेन कर सके। किसी का होता है उसको फैट लॉस करना है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, या फिर गोल है। किसी का हो सकता है कि उसको बल्क करना है, या फिर उसको इतना बड़ा दिखना है, या कोई मेजर इवेंट आने वाला है उसके लाइफ में। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों की शादी होने वाली होती है, मेल्स के लिए जिन लोगों की शादी होने वाली होती है, वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बेस्ट दिखे अपनी शादी के दौरान। सेम चीज़ शायद फीमेल में भी अप्लाई होती है कि फीमेल भी स्लिम ट्रिम होना चाहती हैं जब उनकी शादी होने वाली होती है, ताकि वो फोटोज़ में अच्छे आएँ ऑफकोर्स। तो मेरे मन में पर्सनली क्या था कि देखिए, मैं थोड़ा बहुत जिम कर रहा हूँ, थोड़े कुछ कुछ सालों से, 8-9 साल, 9 साल से ऊपर ही हो गया, 2015 से। तो मेरे मन में था कि भाई मैं हो गया हूँ 27 साल का, 27 ईयर्स ओल्ड, और मैं सोच रहा हूँ मैंने पिछले 9 साल दिए जिम के अंदर, तो मैंने क्या हासिल किया, इसको मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता। बट मैं एक चीज़ अपने अंदर रख के रखा था, लास्ट कट करते टाइम, मार्च से स्टार्ट किया था मैंने, कि मुझे अपनी बॉडी की पीक पे जाना है। मुझे अपने आप को देखना है कि मैं एक ऐसी स्टेट हासिल कर सकता हूँ क्या खुद से, कि मैं कोई रिग्रेट फील ना करूँ अपनी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप थोड़ी अ, दुख वाली बात हो सकती है, फिर बीटी वाली बात हो सकती है, जब आप अपने डेथ बेड पे होते हो, जो मतलब जब आप जाने वाले होते हो, तो आपकी लाइफ में रिग्रेट्स अगर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, इवन मोर देन फिजिकल पेन। कुछ रिग्रेट हो सकता है कि आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, फिर प्रपोज करना चाहते थे, आपने किया नहीं उसको। कुछ रिग्रेट हो सकता है कि आप कुछ करियर फॉलो करना चाहते थे, आपने नहीं किया डर के मारे, या फिर ये सोच के कि आप लोग क्या सोचेंगे। कुछ का हो सकता है कि जैसे मेरा एक रिग्रेट था तब से, कि मुझे एक ऐसी बॉडी बनानी है कि जो मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी को सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाए। तो जब मैंने कट करना स्टार्ट किया, तो मेरे मन में यही था कि भाई, अब मैं हूँ 27 साल का, और कुछ ही सालों में मैं 30 पार हो जाऊँगा, 2-3 सालों में। और जैसे ही इंसान 30 से पार होता है, वो स्टडीज़ में पाया गया है, लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में, कि उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ धीरे धीरे करके कम होती रहती है। तो मैंने ये सोचा था कि भाई, अगर मैं 30 साल का हो गया और फिर भी मैं सही शेप में नहीं हूँ, या फिर मैं अपना फिजिकल पीक अचीव नहीं कर पाया हूँ, तो ये चीज़ रिग्रेट रहेगी मेरे अंदर ज़िंदगी भर के लिए, कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों मैंने टाइम नहीं दिया, क्यों मैंने खुद के ऊपर इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश नहीं करी। तो इसीलिए मैंने कट स्टार्ट करा था, और बहुत फोकस था, और मेरा मेन मोटिवेशन का सोर्स यही था कि भाई, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इवन दो आई एम नॉट बूढ़ा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, और मुझे कुछ भी करके अपनी फिजिकल पीक तक जाना है। तो इसलिए मैंने कट करना स्टार्ट किया। इसलिए मैं 90 केजी से 18 केजी मैंने कट किया, और मैं 72 केजी पे आया था। अब 72 केजी पे आने के बाद मेरी जो मसल लॉस थी मुझे दिखने लग गई थी। इवन परफॉर्मेंस में भी थोड़ी बहुत मुझे अ, स्थिरता नहीं दिख रही थी कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा अपने जिम के अंदर, कि मैं और कट कर लूँ। फिर मैंने बल्क करना स्टार्ट किया। अभी भी मेरा एम वही है कि मैं 30 साल से होने से पहले कुछ भी करके अपनी बॉडी की पीक तक पहुंचना चाहता हूँ। मुझे वो पीक नहीं पता, मुझे वो तभी पता लगेगा जब मैं इस सफ़र पे चलता रहूँगा। तो एक यही बात थी। हाँ, खैर आज का वर्कआउट बहुत अच्छा था, और हम लोग कल करेंगे बैक, और बैक में सेम चीज़ करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग बैक में ट्राई करेंगे कि लैट स्ट्रेच करते टाइम हम लोग दोनों जगह फोकस करें, कंट्रैक्शन में भी और एक्सटेंशन में भी, दोनों जगह फोकस करें। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। अभी मेरे को प्रोटीन पीना है। मैं
मेरे ओट्स ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कल अमेज़ोन से वो मंगाया था। चोकोस का आता है रागी वाला, बिना मैदे का होता है वो, बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो मैं वो खाने वाला हूँ अराउंड 30 टू 40 या 50 ग्राम करीबन दूध के साथ। और दूध के साथ मैंने प्रोटीन बनाया और केला खा के मैं अपने दिनचर्या का काम शुरू करूँगा। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। ओके, बाय।